नमस्कार, देश न्यूज के खास कार्यक्रम बीच बहस में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ मनीष कुमार। आज का हमारा मुद्दा है गरीबी हटाओ रिटर्न्स। जब आदमी के हाल पर आती है मुफलिसी, किस तरह से उसे सताती है मुफलिसी। प्यासा तमाम रात बैठाती है मुफलिसी, भूखा तमाम रोज सुलाती है मुफलिसी। ये दर्द सिर्फ वो ही जान सकता है जिसकी किस्मत में आती है मुफलिसी। मुफलिसी यानी गरीबी। जब जब देश में गरीबी की बात होती है या मुद्दा उठता है, तब नज़ीर अकबरवादी की जो नज़्म है ज़रूर याद आती है। और गरीबी को लेकर एक बार फिर से देश में बहस छिड़ चुकी है। और बता दें कि इस पर ज़रूरी बहस इसलिए भी छिड़ चुकी है क्योंकि राहुल गांधी ने हाल ही में एक बयान दिया है और उन्होंने कहा कि अगर हमारी सरकार केंद्र में बनती है तो एक झटके में हम गरीबी हटा देंगे। उधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि हम सिर्फ गरीबी हटाओ का नारा नहीं देते, बल्कि हम गरीबी हटाने की गारंटी देते हैं। ये मोदी की गारंटी है कि गरीबी हटेगी। देश की तमाम सरकारों ने सिर्फ नारा दिया, लेकिन हमने उस पर काम किया है। और आपको बता दें कि उम्मीद है कि इस ज़रूरी बहस पर लंबी बहस छिड़ेगी और इस मुद्दे पर बहस होगी। और किसने गरीबी हटाई, कब गरीबी हटाई, कब कब गरीबी हटी, इस पर भी बहस होनी जरूरी है। हमारे साथ में खास पैनल जुड़ चुका है इस पूरे मुद्दे पर बात करने के लिए। हमारे साथ में प्रकाश सक्सेना जी है, राजनीतिक विश्लेषक। सर, आपका बहुत स्वागत करता हूं। विलक्षण सक्सेना जी, राजनीतिक विश्लेषक, हमारे साथ में जुड़े हैं। सर, आपका भी बहुत स्वागत करता हूं। देवदत्त दुबे जी हमारे साथ में जुड़े हैं। सर, आपका भी बहुत स्वागत करता हूं। राजनीतिक विश्लेषक हैं आप। दिनेश निगम जी, राजनीतिक विश्लेषक, हमारे साथ में मौजूद है। सर, आपका भी बहुत स्वागत करता हूं। सहयोगी मनीष कुमार भी हमारे साथ में यहाँ मौजूद है। मनीष, आपका भी बहुत स्वागत करता हूं। सबसे पहले दिनेश निगम सर, मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि गरीबी की बात जब देश में उठती है, मुद्दा उठता है, तब हमारे मन में एक अलग तरीके का एक क्रिएशन उठता है, एक अलग तरह की तस्वीर उठती है। अभी राहुल गांधी ने एक टिप्पणी की है। राहुल गांधी ने कहा कि अगर हम सेंटर में आते हैं तो हम एक झटके में गरीबी हटा देंगे। ये दावा कितना सच है, क्या कहेंगे आप? देखिए, क्या है कि ये कहना और करने में बड़ा अंतर होता है। हाँ। राजनीतिक दल है, ये कोई आज नई बात नहीं जो पहली बार कही गई है। बहुत कई चुनावों में पिछले, अगर आप चुनाव का अध्ययन करें या देखें तो वो निश्चित रूप से चुनाव के पहले या चुनाव में जो घोषणा पत्र वो तैयार करते हैं, उसमें इस तरह से वो पदलोलिपता और ये हम ये करेंगे, देश में ये करेंगे, गरीबों के लिए ये करेंगे, बेरोजगारों के लिए ये करेंगे, छात्रों के लिए ये करेंगे, वो तरह तरह के हथकंडे अपना करके और सिर्फ वोट हासिल करना चाहते हैं। अब सवाल ये है कि अब जब चुनाव को लगभग मेरे ख्याल से 1 महीने होने को आ रहे हैं, लगभग नामांकन को अगर अपन ले तो 20-25 दिन, 1 महीने होने को आ रहे हैं। अब अगर राहुल गांधी को अभी कल या परसों ये याद आई कि नहीं देश में गरीबी है, तो ये कि मैंने इतने बड़े राजनीतिक दल के मैंने जो नेता माने जाते हैं, प्रमुख माने जाते हैं, तो बड़ी मतलब ये कहना चाहिए सोचने वाली बात है कि उनको इतने दिन बाद याद आ रही है कि देश में गरीबी भी है। बिल्कुल है ना। सवाल ये है कि उन्होंने ये कह दिया कि हम गरीबी हटा देंगे, एक झटके में हम गरीबी हटा देंगे। ऐसा संभव है क्या? बिल्कुल नहीं संभव। मैं तो बिल्कुल दावे के साथ कहता हूँ, बिल्कुल संभव नहीं है। कहने और करने में बहुत अंतर होता है। क्या ये बेहतर नहीं होता? यहाँ एक मिनट मनीष जी, मैं आपको टोकूंगा। यहाँ क्या है कि यहाँ जिस तरह से उन्होंने ये कहा था कि हम 8,500 रुपए जो है हर महीने महिलाओं को देंगे, 8,500 रुपए देंगे, और वो जो है जाकर के समथिंग 1 लाख के करीब साल में होगा, तो निश्चित रूप से जब हम ये देंगे तो गरीबी अपने आप मिट जाएगी। जब आप गरीब को ऑलरेडी पहले बोल चुके हैं कि हम 8,500 रुपए महिलाओं को देंगे, हाँ। तो जब आप 8,500 देने की घोषणा पहले ही कर चुके हैं, तो अगर आप देने लगेंगे, आपकी सरकार आएगी, तो गरीबी तो अपने आप मिट जाएगी। फिर गरीब रही ही कहाँ जाएगा? जिसको अगर 8,500 रुपए मिलने लगेगा तो वो दाल रोटी की उसकी व्यवस्था हो जाएगी, तो फिर गरीबी रह कहाँ जाएगी? है ना। कहना, और यही मैं कह रहा हूँ कि कहने और करने में बड़ा अंतर। अब रहा सवाल पर जिस उपदेश से उन्होंने कहा, उन्होंने टारगेट किया प्रधानमंत्री जी को, अपने मोदी जी को, तो मोदी जी का भी ये कहना है कि नहीं, हमने गरीबी हटाने के लिए बहुत से हथकंडे अपनाए हैं। पहले जो पैसा आता था सेंट्रल से, वो बीच में बिचौलिया खा जाते थे। उनका कहना ये, वो रास्ता वो उन्होंने दूसरा चुना है। मुद्दा उनका भी वही, उनका भी कहना यही है कि गरीबी हटाना है। सिर्फ ये है कि ये कह रहे हैं कि हम एक झटके में हटा देंगे। उन्होंने ये नहीं कहा, सुनिश्चित नहीं किया कि हम कब तक हटाएंगे। बिल्कुल, है ना। तो सवाल उन्होंने बिचौलिया, चूंकि पैसा, गरीबों का पैसा वो नहीं खा पाए, इसलिए हमने सीधे उसको जो है बैंकों में ट्रांसफर करना, उनके खाताओं में ट्रांसफर करने का वो एक निर्णय लिया, और वो उनको मिल रहा। अब सवाल ये है, सबसे बड़ी बात ये है मनीष जी उसमें, कि
प्रधानमंत्री जी बोल रहे हैं कि हमने भी ऐसा किया और बिचौलिए खा जाते थे इसलिए अब हम नहीं खाने दे रहे। आपको याद होगा जब राजीव गांधी देश के प्रधानमंत्री थे जी, तो उन्होंने एक बात कही थी। उन्होंने ये कहा था कि अगर हम 1 रुपए भेजते हैं हाँ, दिल्ली से जी, तो वो आते आते 15 पैसे जो है 15 पैसे 30 पैसे ही आम आदमी को मिल पाता है, बीच में वो गोल हो जाता है। तो अगर राजीव गांधी और मोदी जी के बयानों में कल्पना करें तो मोदी जी अपनी जगह सही कह रहे हैं कि बिचौलिया थे जो 70% जो है 70 पैसे खा जाते थे, है ना। अब उसमें कितनी रोक लगाने में मोदी जी सफल हुए हैं, इसके आंकड़े भी अगर साथ में चुनाव में जब भाषण देते हैं नेता लोग तो अगर उसके आंकड़े भी दें तो उससे क्या है देश में एक अच्छा माहौल बनेगा, लोगों में जो है जानकारी पैदा होगी, लोगों में जो आस लगाए बैठे हुआ है आदमी के नहीं आज हमारी गरीबी दूर करने का सरकार प्रयास कर रही है, तो हमारे में उत्साह बढ़ेगा उसके प्रति कि उन्होंने ये बताया कि हमने आपकी गरीबी दूर करने के लिए ऐसा किया है और ये प्रयास हमारा था। हाँ, लेकिन मैं भी आपसे वही पूछ रहा था कि क्या ये बेहतर नहीं होता कि राहुल गांधी ये भी बताते कि गरीबी हटाने के प्रति या उसको हटाने के लिए हमारा विजन ये है। उन्होंने सिर्फ बयान दिया है, उनको विजन बताना था कि हम किन किन तरीकों से गरीबी हटाएंगे। विजन बताना बहुत जरूरी है, ये आप नहीं, ये तो चुनाव आयोग के नियम में है। चुनाव आयोग ने जो इस बार नए नियम बनाए हैं उसमें साफ लिखा हुआ है 5वें या 6वें बिंदु में शर्तों में कि आप जो भी प्लानिंग करेंगे या आम जनता को प्रभावित करने के लिए आप जो कुछ भी बताएंगे या जो भी योजना बताएंगे या जो बताएंगे हम ये करने जा रहे हैं तो उसके लिए आपको ये भी बताना पड़ेगा कि आप इसके लिए फंड कहाँ से लाएंगे। बिल्कुल, आप उसी जो बजट वर्तमान में है उसी बजट में आप इसका हिस्सा जोड़ेंगे या कुछ करेंगे या आप कोई टैक्स लगाएंगे या आप कोई नई अपनी स्कीम ऐसी चलाएंगे जिसके कारण ये आपको जो है इतने रुपए की व्यवस्था हो जाए जिससे गरीबी दूर करने में आपने जो घोषणा की, तो ये बताना तो बहुत अनिवार्य है। अब सवाल आप ये देखिए कि देखिए 20 दिन होने आ रहे, 25 दिन होने को आ रहे हैं, है ना, चुनाव के लिए। चुनाव आयोग ने आज तक किसी भी राजनीतिक दल के मुखिया से ये नहीं कहा कि आप भाषणों में जाकर के ये जो बोलते हैं उसका हिसाब हमें बताइए आप, नहीं तो हम आपका चुनाव अवैध घोषित कर देंगे, क्योंकि जब चुनाव आयोग के नियमों के विपरीत आप जाओगे तो कुछ भी हो सकता है। बिल्कुल ठीक है। जब उसको नियम बनाना अगर चुनाव आयोग की जिम्मेदारी है तो उसे क्रियान्वित करना भी, इम्प्लीमेंट करना भी उन्हीं की जिम्मेदारी है। इसके लिए कोई और अलग से संस्था नहीं है चुनाव आयोग के अलावा। प्रकाश सक्सेना सर, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि गरीबी हटाओ की फिलहाल बहस छिड़ी है, अगर इसके हम अतीत में जाएं तो बहुत पुराना इसका अतीत है। मैं अगर अपनी बात करूं तो मैंने जब से होश संभाला है, मैं एक प्रैक्टिकल बात बता रहा हूं, कई चुनाव आए, कई चुनाव चले गए, गरीब, गांव, किसान, मजदूर वहीं के वहीं रहे। मैं ठीक ठाक अगर समझ पा रहा हूं इस बात को, तो मैंने किसी भी राजनीतिक दल को इस पर काम करते हुए नहीं देखा है। ये मैं कह रहा हूं इसलिए क्योंकि सिर्फ हमने इसको घोषणा पत्रों में देखा है, जमीन बिल्कुल खाली है। नहीं, आपने नहीं देखा क्योंकि आपका जब जन्म हुआ, हम सौभाग्य से हम आज़ादी के 17 साल बाद पैदा हो गए थे। बिल्कुल, तो हमने वो मिश्रित काल देखा है। मिश्रित काल देखा है, हाँ। राजीव गांधी का भी, इंदिरा गांधी का भी टाइम देखा है। इंदिरा गांधी ने नारा दिया था गरीबी हटाओ, गरीबी हटाओ, है ना। उनसे पहले उनके शास्त्री जी और उनके पिताजी रहे जवाहरलाल नेहरू जी। हाँ। अब क्या हो गया है कि उस समय आईटी सेल, ट्रोल आर्मी, ये सब का जमाना नहीं था। जैसे आदरणीय त्यागी जी ने कहा कि दिनेश निगम जी, हाँ। वो सारी नहीं, शायद उपनाम लिखते हैं, ऐसा मुझे ध्यान है। जी जी जी। तो उन्होंने जो कहा था कि हम ऊपर से 1 रुपया भेजते हैं, 15 पैसे नीचे तक पहुंचता है, तो वो अफसरशाही को मैसेजिंग होती थी पहले। हाँ। और उस समय के जो नेता होते थे उसको उसी संदर्भ में समझते थे जिस संदर्भ में कहा जाता है। यदि हम ये मान लें कि 15% नीचे तक जाता था, तो यदि 15% तक उस समय का, जब जीडीपी नहीं थी, अर्थव्यवस्था कमजोर हुआ करती थी, उस समय सरकार के ऊपर शिक्षा का बोझ था। बिल्कुल, हम पूरा बहुत बड़े परिवार होते थे, हम 7-8 भाई बहन थे, सरकारी स्कूलों में पढ़े, पता नहीं चला कैसे पढ़ गए। नॉमिनल फीस या नई भी होती थी। सरकारी अस्पतालों पे पूरी जनता के इलाज का बोझ था, प्राइवेट अस्पताल उतने नहीं हुआ करते थे। तब बच्चों से लेकर प्रौढ़ शिक्षा तक का प्रावधान होता था। बिल्कुल, देश को खड़ा करने की प्रक्रिया चल रही थी। उसी निगेटिव ग्रोथ अपन मान ले या अर्थव्यवस्था नहीं जैसी थी, जनता के ऊपर टैक्स क्या होते हैं बहुत सी जनता तो जानती नहीं थी उस समय में। उस समय में यदि 15% इतना ज्यादा होता था तो अब तो टैक्सेस भयानक है। भयानक है, बिल्कुल। और हर चीज महंगी है। और उससे भी बड़ी चीज है, जो सरकार है वो जनता की जवाबदेहियों से मुक्त होती जा रही है धीरे धीरे। तो अंतर क्या है कि जैसे मनमोहन सिंह जी ने कहा था कि पैसा पेड़ों पे नहीं उगता,
और एक जो दिलीप सिंह जूदेव जी का डायलॉग था कि पैसा खुदा तो नहीं, खुदा की कसम, खुदा से कम भी नहीं। इसके बीच में इसके राज छिपे हुए हैं। हाँ। भ्रष्टाचार बढ़ा है, लूट बढ़ी है, आय का असमान वितरण बढ़ रहा है। इस तरह से हम देखें, अब हम आते हैं गरीबी दूर करने के प्रयासों पे। जब देश आजाद हुआ था उस समय तो देश था ही नहीं, भूखा देश था, खाने के लाले पड़े हुए थे। नेहरू जी ने अर्थव्यवस्था खड़ी करने के लिए पब्लिक सेक्टर यूनिट खड़ी करी ताकि लोगों को रेगुलर इनकम मिले, नियमित रोजगार मिले। बिल्कुल। एग्रीकल्चर को खड़ा करने के लिए डैम बनवाए, नहरें बनी। उस समय एक सिस्टमेटिक व्यवस्था होती थी कि पंचवर्षीय योजना होती थी, हर 5 साल की योजना होती थी। उसके पहले सर्वे होता था कि हालात क्या हैं देश के, एक्चुअल सर्वे होता था, उस पर नीतियां बनती थी और उस पर अगले 5 वर्षों में काम होता था। ऐसे टारगेटेड काम चलते थे। पर अब जो युग आ गया है वो प्रचार की आंधी में झूठे आंकड़े, झूठा प्रचार, उसमें जनता को गुमराह करके जनता को एक नागरिक से भेड़ों में परिवर्तित कर दिया गया है। इसलिए पहले से बुरे हालात हैं आर्थिक हालात। अभी जो आर्थिक आंकड़े आए, सर्वे जो आया था बीच में, आपने देखा होगा कि 1% लोगों के पास 40% से ज्यादा संपत्ति, 22% से ज्यादा आय के स्रोत हैं। मतलब ये स्पष्ट बता रहे हैं कि आय का समान वितरण नहीं है। जो आप सरकार का बजट देखें, जो मैंने अंतर देखा अपनी लाइफ में जी, पहले विभाग होते थे, कारपोरेशन होते थे, उनमें प्री ऑडिट पोस्ट ऑडिट होता था, जो बजट आता था जी। उसके बाद नई दुकानें ये निजी संस्थाओं के नाम से हर विभाग ने एक खोल दी, जहाँ कोई ऑडिट नहीं, सीए के ऑडिट पे भयानक करप्शन, लूट मची हुई है। और उसके साथ एक चीज और हो रही है कि नौकरियां तो खत्म होती जा रही हैं। बिल्कुल। निजी कंपनियों का उसमें दखल हो गया है, बिना टेंडर, अवैधानिक तरीके से वही सरकारी धन की लूट मची हुई है। जो सरकार, जिसपे सबका अधिकार होता था, जो हमारा आर्टिकल 14, 15 जो हमारे को फंडामेंटल राइट्स दिए हैं, जिसके कारण निविदा, जो टेंडर कॉल करना, मतलब सबको किसी भी सरकार के काम में समान अवसर देता था, वो अवसर खत्म कर रहे हैं। चोर दरवाजे बन गए हैं, बड़े बड़े लोगों को चोर दरवाजों से काम मिल रहा है, नौकरियां मिल रही हैं। जैसा कि मोदी जी अपने भाषणों में कहते हैं, उन्होंने दावा भी किया, सरकार की रिपोर्ट का अगर हम जिक्र करें, आंकड़ों को देखें तो विकास तो हुआ है, डेवलपमेंट तो हुआ है। अगर हम इन पूरे कामों को, अगर पिछले 10 सालों को कामों को सिरे से खारिज कर दें, ये भी तो ठीक नहीं है। जैसे ठीक उसी प्रकार जैसे 70 सालों के कामों को सिरे से खारिज कर देना ठीक नहीं है। जी, मोदी जब प्रधानमंत्री बने थे ना, मोबाइल, टेलीविजन, ये सब आ चुके थे, और उसी माध्यम से ये कहना कि विकास नहीं हुआ था 14 सालों में, ये अपमान है पुराने हमारे नेताओं का, स्वाधीनता संग्राम सेनानियों का। ये सतत प्रक्रिया होती है विकास। आपने एक ईंट रखी, दूसरा दूसरी ईंट रखा, तीसरी, अब आप उसको डेकोरेशन में लग गए, डेकोरेट में। हाँ, और जो नींव की तकलीफ आप नहीं समझ पा रहे हैं कि इसको खड़ा करने में कितनी तकलीफ हुई होगी, कितने लोगों का योगदान होगा। आप सिर्फ उस पर लीपा पोती, डिस्टेम्पर, वार्निश, पुताई उताई करके उसको अच्छा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। बेसिक चीज है कि आपके शासन में नौकरियों का आप इकट्ठा करके, प्रधानमंत्री का नियुक्ति पत्र बांटते देखा कि आपने कभी 2014 में, बल्कि अभी कुछ साल पहले आपने हर चीज को इवेंट में बदल दिया। और कितनी नौकरी दे रहे हैं, आंकड़े क्या है, बेरोजगारी के आंकड़े क्या है। अभी 1-2 साल पहले ही पढ़ा था कि श्रमिक वर्ग में आत्महत्याओं का रेट बढ़ा था। बिल्कुल, 25,000 से ज्यादा 2-3 साल में श्रमिक वर्ग ने बिल्कुल ये किया था। अर्थव्यवस्था सुधारने के लिए मनमोहन सिंह, जिनको बहुत मजाक का पात्र बनाया गया, उन्होंने विश्व की सबसे भारी आर्थिक मंदी को फेस किया था। तो प्रक्रिया क्या होती है कि आप जनता की जेब में पैसा डालें, लिक्विडिटी बढ़ाएं। बिल्कुल, लोगों के जेब में पैसा होगा तो अपने आप बिजनेस चलते हैं। बिल्कुल ठीक। आप अभी देखें, हाँ, कोरोना काल में ये जो अब बांटा जा रहा पैसा चुनाव जीतने के लिए, उस समय लोगों को जरूरत थी कि उस समय लोग कोई काम नहीं कर पा रहे थे, उनको आर्थिक मदद की जरूरत थी। और वो समय यदि लोगों की जेब में पैसा डाला जाता तो आर्थिक गतिविधि तब भी नहीं रुकती, बिल्कुल ठीक, लिक्विडिटी बढ़ती। बिल्कुल ठीक है। उसका उल्टा हुआ कि कारपोरेट सेक्टर को आपने बढ़ावा दिया, जबकि उनका माल बना था, उनको चाहिए थी सेल। आप देखिए कि ये पहली बार अर्थशास्त्र के नियम फेल हो रहे हैं। बिल्कुल, कि डिमांड और सप्लाई का। बिल्कुल ठीक है। डिमांड मार्केट में है नहीं, सप्लाई बहुत ज्यादा है, माल बना पड़ा बिक नहीं रहा है। बिल्कुल, ये अर्थव्यवस्था के सिद्धांतों को फेल कर दिया इस बार की अर्थव्यवस्था। बिल्कुल ठीक है। विलक्षण सक्सेना जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा, जैसे कि प्रकाश सक्सेना जी ने बताया कि कोरोना काल के समय लोगों की जेब में पैसे डाला जाना चाहिए था। जो पैसे डालने की प्रक्रिया होती है, जिसे हम नकदी कहते हैं, उसे अर्थशास्त्र की भाषा में हेलीकॉप्टर मनी कहते हैं। हेलीकॉप्टर मनी देने के पीछे क्या सरकार ये कर सकती थी कि लोगों की जेब भरती और जेब भरने की से उनकी गरीबी दूर होती? एक सवाल तो यह, दूसरा सवाल ये भी जानना चाहता हूँ मैं कि आंकड़ों से हटके हम आज़ादी के समय की बात करें तो 80% हमारी यहाँ पर
गरीबी दर थी। और अगर 2019 या 21 या 24 के आंकड़ों पर नज़र डालें, 24 के आंकड़े बताते हैं कि 5 या 6 के करीब, अगर मैं ठीक हूँ तो आप मुझे बताइएगा, 5 या 6 के करीब में होगी फिलहाल, एक अनुमान के मुताबिक है। तो अगर हम आंकड़ों से हट के अगर बात करें तो और कौन सा तरीका हो सकता है गरीबी हटाने का, क्योंकि गरीबी अभी भी है। देखिए, गरीबी हटा मतलब अगर मैं पहले आपके सेकंड क्वेश्चन से ज़्यादा स्टार्ट करूँ तो ज़्यादा अप्रोप्रिएट बिल्कुल रहेगा। ठीक है, हाँ। कि गरीबी हटाना इज नॉट द क्वेश्चन। इसलिए इज नॉट द क्वेश्चन क्योंकि पहली बात तो गरीबी हटाना इज अ वेरी वेग डायलॉग। पहली बात है ऐसा अंधेरे में तीर मारना है। हाँ, मैं चाहता हूँ कि आज गरीबी खत्म हो जाए, लेकिन इसके लिए हम एक्शंस कैसे करेंगे? सबसे पहला तो गरीबी हटाने के लिए आप आइडेंटिफाई करें कि गरीब कौन है, गरीब कितना है। देयर आर इंडेक्सेस, और यहीं पर सबसे बड़ा खेल आता है जो कि प्रकाश जी ने अपने लास्ट में कहते कहते मैं ये चीज कही कि स्टैटिस्टिक्स और इन पे हम इनको हटकर ही नहीं बात करें, क्योंकि स्टैटिस्टिक्स यहाँ पे पूरा का पूरा आधार रहेगा। यहाँ मैं एक चीज से आपसे थोड़ा डिफर करूंगा। देखिए, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जैसे जैसे इकोनॉमीज चेंज होती रही है, खास तौर से भारत में ग्लोबलाइजेशन के बाद जो इकोनॉमी चेंज हुई है, और वर्ल्ड इकोनॉमी क्या कहते हैं कलोनियलिज्म सॉरी ग्लोबलिज्म के बाद जो एक चेंज हुई है, उसके लिए बहुत जरूरी हो गया कि पॉवर्टी के इंडेक्सेस बदल जाएं, उसके मेजरमेंट्स बदल जाएं। इसलिए आपने ध्यान दिया होगा कि पहले जो परचेस पैरिटी के ऊपर, एक्सपेंडिचर के ऊपर बेस किसी देश में पुअर लेवल ऑफ स्टैटिस्टिक्स निकाले जाते थे कि कौन गरीब है, इस बात पे निर्भर करता था कि वो खर्च कितना कर पा रहे हैं। उसको बदल के मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स हो गया, यानी चौतरफा आयामी से हम संकुचा निकालेंगे, एक स्टैंडर्ड तय करेंगे कि कोई आदमी गरीब है कि नहीं है। और इसी का बेसिकली एलन फॉस्टर जो एक मेथोडोलॉजी को यूज करके ऑक्सफोर्ड में ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स को किया गया, यूएनडीपी ने इसको ऑथराइज किया और 10 बेंचमार्क्स निकाले, जिसे 2017-18 में भारत सरकार ने भी एक्सेप्ट किया और उसमें 2 एडिशनल किए। इसलिए हम जो देखते हैं जो 2023 में मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स की जो एक रिपोर्ट आई, जो कि एक बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी रही, जिसका कहीं ना कहीं हम सबने एक थोड़ा थोड़ा रेफरेंस दिया। ये क्यों कंट्रोवर्शियल है? क्योंकि उसमें 2 पैरामीटर्स को ऐड किया गया। पहला किया गया मैटरनल हेल्थ को, विच इज बेसिकली फीमेल हेल्थ से रिलेटेड जो एक ऐड किया गया, और तीसरा बैंक अकाउंट्स को किया गया। यहाँ पर सबसे बड़ा एक कंटेंशन या कंट्रोवर्सी ये क्रिएट होके आती है कि जब हम बैंक अकाउंट्स को एक लिंक करते हैं ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के साथ या मल्टी पॉवर्टी इंडेक्स के साथ, तो हम क्या करते हैं, एक कोशिश करते हैं ये दिखाने के लिए कि बैंकों के, जो कि मोदी जी ने कई बार कहा है कि अब जो डेवलपमेंट है, जो खाते का जो पैसा है, वो जो खाते में जो भी आपके बेनिफिट्स हैं, जो आपकी स्कीम के बेनिफिट्स हैं, वो डायरेक्ट खातों में जाके पहुंचते हैं। तो बेसिकली सरकार कोशिश करती है ये बताने के लिए कि हमारे भेजे हुए उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट है। लेकिन डायरेक्ट इम्पैक्ट क्या है कि 1200 रुपए अगर किसी योजना के अंदर हमको मिले, वो बैंक अकाउंट में पहुंच गए, पर क्या ये डेवलपमेंट है? इम्पैक्ट बेस्ड एनालिसिस ही आपको सच्चाई बता सकता है, यानी उसका असर क्या हुआ। वो 1200 रुपए आज भी अगर हम देखें, जैसे लाडली बहना योजना है या लाडली लक्ष्मी योजना पहले से चलती आई है, सबसे पहले तो इनके दिए हुए जो अमाउंट्स हैं, क्या इनका एक पर्टिकुलर इकोनॉमी में स्टैंडर्डली जिन लोगों को ये पैसा दिया जाए वो सफिशिएंट है? नहीं, बिल्कुल ठीक है, करेक्ट बात। उसके बाद हम ये देखते हैं कि कंपैरेटिवली जैसे जैसे इन्फ्लेशन बढ़ता जा रहा है, वैसे वैसे क्या व्यक्ति की आय बढ़ती रही है? क्या ग्लोबल इंडेक्स क्या उसका क्या कहते हैं अर्निंग इंडेक्स बढ़ता गया है? बिल्कुल, सवाल तो बिल्कुल यही है ना कि लोगों की इनकम कितनी है, इनकम से ये आंका जा सकता है कि उसमें गरीबी कितनी है, फिर उसके मानक, उसकी दर बिल्कुल ये स्थापित की जाए। बिल्कुल, और इसमें सबसे चीज ये भी आती है, अच्छा जब हम मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी की बात करते हैं तो हम सिर्फ अपने आप को इनकम तक सीमित नहीं रखते, हम हेल्थ की बात करते हैं, हम न्यूट्रिशन की बात करते हैं, स्ट्रक्चर कितना खड़ा हुआ, एग्जैक्टली, इंफ्रास्ट्रक्चर कितना खड़ा हुआ, हमारी स्कूल की अटेंडेंस तक कितनी है, हम कितने साक्षर हैं। ये अलग अलग पॉवर्टी इंडेक्स होते हैं, जिनको अगर आप नेशनल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स की रिपोर्ट देखेंगे तो पेज नंबर 4 या 5 में आपको मिल जाएगा कि जो 10 मानक तैयार किए गए हैं। एग्जैक्टली। लेकिन अगर आप ध्यान से देखें तो इनका इम्पैक्ट कैसे होगा? सी, पॉवर्टी पे प्रहार करने के लिए जरूरत होता है कि एक बार में उस चीज पे इफेक्ट किया जाए। फॉर एग्जांपल, जब देश में खाने की बहुत कमी थी और लोग भूखमरी से मर रहे थे, वो एक एक्सट्रीम पॉवर्टी का सूचक था, करेक्ट बात है। उसके लिए सरकार ने एक तरफा फोकस करते हुए ग्रीन रेवोल्यूशन के ऊपर ध्यान दिया, हाई यील्ड वैरायटी इंडेक्स की सीड्स लाई गई, उनको पंजाब में फर्टिलाइजेशन किया गया और उसके बाद इरिगेशन के बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स लिए गए और ये हालत हुई कि इन अ स्पैन ऑफ 20 इयर्स भारत सेल्फ फूड सफिशिएंट हो गया, इंपोर्ट्स कम हो गए। जब उसके बाद हम बेटर न्यूट्रिशन की बात करें, क्योंकि सिर्फ अनाज से काम नहीं होता, हमने दूध की व्हाइट रेवोल्यूशन लेके आए, तो गुजरात में अमूल जैसे प्रॉपर क्या कहते हैं कॉर्पोरेशंस
आई, जिससे हमने भारत जो है आज की डेट में वन ऑफ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर्स ऑफ मिल्क बन गया। अब धीरे धीरे हम आगे किस चीज पे बढ़ते जा रहे हैं, क्योंकि पॉवर्टी का एक बहुत बड़ा मानक ये भी है कि फ्यूल कंजम्पशन, एनर्जी कंजम्पशन के लिए क्या है। सी ओवर द पीरियड ऑफ टाइम कुकिंग कुकिंग फ्यूल जो है ये भी एक एक्चुअली मानक है मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी के लिए, कि कितने लोग आज भी फायरवुड यूज कर रहे हैं, कितने लोग आज गैस भरवाने के लिए जाते हैं, किनके घर में डायरेक्ट कनेक्शन है कि नहीं, मतलब अर्बन एरियाज में। उज्ज्वला योजना सरकार ने दी जरूर है, लेकिन उसकी सच्चाई पर अगर हम झांक के देखें थोड़ा सा, या फ्लैशबैक में थोड़ा सा चले जाए, जब वो योजना लॉन्च हुई थी और अब उसकी परिस्थिति पर देखें तो लगभग जितने लोगों का दावा किया गया था उतने से आधे लोग आज भी चूल्हा फूंकने को मजबूर है। जैसे कि आपने वुड का इस्तेमाल, फायरवुड का आपने बताया, तो दरअसल वो फायरवुड में आज भी चूल्हा फूंक रहे हैं भाई। आज भी एनएफएचएस, आप नेशनल फैमिली है, बिल्कुल आप सही डायरेक्शन में जा रहे हैं। आप नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे ले लीजिए जो NFH 4 किया गया था और NFH 5 जब किया गया था, इनके बेसिक कंपैरिजंस जो 2014, 13-14 और उसके बाद फिर 2023, अगर मैं साल में त्रुटि करूं तो क्षमा करिएगा, इनके बीच के कंपैरिजंस को जब हम काउंट करते हैं तो सबसे पहले यही चीज आती है कि 25 करोड़ लोग अगर गरीबी रेखा से बाहर आए हैं तो हाउ इज इट पॉसिबल कि कोरोना जैसी, जो कि प्रकाश जी ने भी इस पे इम्पैक्ट डाला, कि कैसे हो सकता है कि ऐसी महामारियों ने या ग्लोबल रिसेशन जो एक ओवर द पीरियड ऑफ टाइम धीरे धीरे बढ़ता गया, या अनएम्प्लॉयमेंट लेवल बढ़ रहा है, तो 25 करोड़ लोग अगर गरीबी से बाहर आए तो अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ कैसे रहा है। ये तो वैसी ही बात हो गई कि आपने टॉयलेट्स तो बनवा दिए लेकिन उसको सैनिटेट करने के लिए कुछ नहीं। एक बैंक अकाउंट तो खुल गया लेकिन उसके अंदर पैसा कितना आया और उस पैसे का रेलेवेंस क्या है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, हमें ये देखना। और ये अकेली चीज नहीं है, एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर अगर आपको रियलिटी ऑफ पॉवर्टी इंडेक्स जानना हो तो सबसे पहले ये देखा जाए, जो कि बैंक से रिलेटेड है, कि बैंक में कितने लोगों ने लोन्स लिए हैं, कितने नॉन परफॉर्मिंग लोग हैं, कितने ब्लैकलिस्ट हुए हैं, किनकी रिकवरीज नहीं हुए, क्योंकि ये बैंकरप्सी डिक्लेयर करता है कि अगर आप अपना लोन पे नहीं कर पा रहे तो शुड इट नॉट बी काउंटेड एज पॉवर्टी। क्या एक, क्योंकि कहा गया था, ये कोरोना के टाइम पे कहा गया था कि एक मिडिल क्लास आदमी गरीबी से सिर्फ एक अस्पताल के बिल जितना दूर है, बिल्कुल एक अस्पताल का बिल, और एक व्यक्ति गरीबी की रेखा के पास आ जाए। बिल्कुल ठीक कहा आपने। देवदत्त दुबे जी, आपसे जानना चाहूंगा, अगर ओवरऑल अगर विलक्षण सक्सेना जी के पूरे टिप्पणी का अगर हम कंक्लूजन निकालें तो एक्शन, सरकार एक्शन क्या लेती है और जो एक्शन लेती है उसका रिएक्शन कितना होता है ओवरऑल, विलक्षण जी ये सही रहेगा? बिल्कुल, इम्पैक्ट और फोकस। आप क्या कुछ कहेंगे, सरकार जो दावे कर रही है, जो काम कर रही है, उसका क्या कुछ निकल कर सामने आ रहा है? इनपुट तो हम कर रहे हैं लेकिन आउटपुट सरकारों का क्या निकल कर आ रहे हैं, क्या कुछ कहेंगे आप? देखिए, आज़ादी के बाद समस्याओं के समाधान के लिए वोट बनी थी, लेकिन वोट अब खुद एक समस्या हो गई है। तो हर दृष्टि में जब आप वोट देखोगे, 1971 में इंदिरा गांधी ने नारा दिया, गरीबी हटाओ देश बचाओ। अब तक तो गरीबी हट जानी थी, लेकिन आज यदि सरकार दावा करती कि हम 80 करोड़ लोगों को मुफ्त अनाज देते हैं तो समझ में आता है कि गरीबी कितनी ज़्यादा बढ़ी हुई है। बिल्कुल, गरीबी आप जब तक कर्मठता नहीं लाएंगे, ये रेवड़ी कल्चर जब तक आप रखेंगे कि आप फ्री देंगे, मुफ्त में पैसे देंगे, इससे गरीबी नहीं हटेगी। आपने जैसे टॉयलेट बनवाए तो उनमें क्या हो रहा, उपयोग नहीं हो रहा। यदि आदमी मेहनत का उसको अवसर देते, वो खुद अपनी कमाई से बनाता तो उपयोग करता। उज्ज्वला का भी ऐसे ही हुआ, पहली बार सिलेंडर भरा गया, उपयोग हुआ, फिर वही लकड़ी काट के, कंडा बीन के उससे खाना बनना। तो आप आदमी को जब तक उसकी कर्मठता, उसको काम नहीं देंगे, आप जब तक रेवड़ी कल्चर लगाएंगे तो मुझे लगता है गरीबी, तो फिर वो गरीब को जब आदत पड़ जाती, उसको आलस आ जाती कि ऐसे ही मिलना है हमें, तो फिर वो क्यों काम करेगा। और जब तक आप दोगे, जब तक समझ लो कि आप वो गरीबी रेखा से बाहर है, और जिस दिन आपने बंद किया फिर वो गरीबी रेखा पे आ गया। बिल्कुल। तो सरकार को एक विजन, वोट एक तरफ रखकर एक ऐसा दृष्टिकोण अपनाना चाहिए कि हम लोगों को रोजगार दें, काम दें, उनके अंदर जो प्रतिभा है उसको पनपने दें, उसको अवसर दें और कर्मठता का सम्मान हो। बिल्कुल। आज आप कितनी चीज़ों में आप आरक्षण करते हैं, कितनी चीज़ों में आप निःशुल्क दे रहे हैं, इन सब से नहीं होगा। एक समग्र दृष्टि से, एक मानवीय दृष्टि से, एक जो जिस तरह से मुखिया परिवार चलाता है उस तरह से जब सरकार चलाने वाले आदमी को प्रोत्साहन देंगे, उनको अवसर देंगे, और उससे जो देश खड़ा होगा, उससे जो गरीबी मिटेगी, वो वास्तव में गरीबी मिटेगी। अन्यथा ये जैसा मेकअप कर लेते हैं लोग, आप मेकअप किया तो, और जहाँ 4
पानी के छींटे पड़े असली चेहरा सामने आ जाता है। तो जब लेकिन तक आप लेकिन इसके पीछे वो बताते हैं कि ये हमारा अंत्योदय का हिस्सा है। अंत्योदय का अर्थ उन्होंने ये बताया कि जो लास्ट के अंतिम छोर पर जो व्यक्ति खड़ा हुआ है उसके पास में जो सुविधा नहीं पहुंची है, हम उस व्यक्ति तक सुविधा पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। उज्ज्वला योजना की बात हो, चाहे पीएम किसान सम्मान निधि की बात हो, चाहे वो स्वच्छ भारत अभियान के तहत टॉयलेट देने की बात हो, तमाम जो योजनाओं का जिक्र हुआ है ये उसी का एक हिस्सा सरकार बता रही है। सरकार जैसे आप कैसे आदमी खड़ा होगा, आप देंगे तो ये तो फ्री कल्चर हो गया, रेवड़ी कल्चर हो गया। आप शिक्षा ले लीजिए, स्वास्थ्य ले लीजिए, हाँ। क्या इनमें आम गरीब आदमी की पहुंच है क्या? अच्छी शिक्षा जहाँ बड़े लोगों के बच्चे पढ़ रहे हैं वहाँ गरीब आदमी पढ़ा सकता है क्या? आप जिन बड़ी अस्पतालों में इलाज कराते हैं बड़े लोग, क्या वहाँ करा सकते हैं? आयुष्मान योजना आप लाए हैं तब से थोड़ा हुआ, लेकिन उसमें भी भ्रष्टाचार हो रहा। बिल्कुल। मेरा फोकस तो उन्होंने गरीबों ने भ्रष्टाचार नहीं किया। सरकार को जो हॉस्पिटल है जिसके तहत ये जो योजना का लाभ ले रहे हैं, जो हॉस्पिटल वालों ने भ्रष्टाचार किया है। इस पर धोखाधड़ी उन लोगों ने की, गरीबों ने नहीं की। मेरा कहना मतलब यही है कि गरीब को आप सक्षम बनाइए, उसको योग्य बनाइए, कर्मठ बनाइए, उसको हिस्सेदारी बढ़ाइए। आज आप सोचिए अभी चुनाव चल रहे हैं देश में, क्या कोई गरीब आदमी, ईमानदार आदमी चुनाव लड़ने की आज की डेट में सोच सकता है? बिल्कुल कोई नहीं सोच सकता। जितने महंगे चुनाव हो गए, तो उसकी भागीदारी जब बढ़ेगी, यदि आप चुनाव सस्ते कर दें तो वो अपनी नीति कैसे बनाना है, कैसे वो खुद बनाएगा। आप शिक्षा में जो महंगी शिक्षा पद्धति उसको सरल कर दीजिए। मेडिकल एजुकेशन कोई आम मध्यम वर्गीय आदमी करा सकता है क्या? आप कितनी चीज़ों में आप उसको उस पे लाइन में खड़ा करिए, हाँ। जहाँ से वो खुद सक्षम बन सके, तो उससे स्थायी गरीबी दूर होगी और एक समाधान ऐसा निकलेगा। इसमें तो कई बार क्या होता है कि भेदभाव और बढ़ रहा समाज में, कि जो अकर्मण्य लोगों को आप रेवड़ी दे रहे हैं और जो कर्मठ है और उसका आप टैक्स ले रहे हैं, उनमें बांट रहे हैं, तो एक गरीब और अमीर के बीच खाई भी पैदा बांटती जा रहे हैं। बिल्कुल। तो आपको प्रयास वो करना चाहिए, मुखिया मुखसो चाहिए की तर्ज पर, कि हम कर्मठता को, हम योग्यता को, इन सब को अवसर दें, तो गरीबी अपने आप मिट जाएगी। लोग आज ऐसे भी अमीर हो रहे हैं, लेकिन तन से, मन से बहुत गरीब हो रहे हैं। बिल्कुल। सबसे बड़ी जरूरत आज मन से अमीर बनाने की है, क्योंकि अवसाद, निराशा में जा रहे हैं। पैसे से, भौतिकता से, क्या गरीबी, क्या बहुत कुछ इसमें चिंतन का विषय है। जब हम जिस देश में हम रहते हैं, जहाँ कोई सुविधाएं और भौतिक साधन हमारे लिए नहीं थे जरूरी, हम तन से, मन से इतने मजबूत थे, हम सब चीज़ें अपने घर में उत्पादन करते थे, हम बाजार की तरफ नहीं टकटकी लगाए रहते थे। और गांव में ऐसी व्यवस्था थी सामूहिक की कि जैसे किसी के यहाँ शादी होती थी तो सबके बर्तन एक साथ इकट्ठे हो जाके वो शादी कर लेता था। एक 8-8, 10-10 बच्चों को परिवार पालता था माता पिता, लेकिन आज 1 और 2 बच्चों को पालने में पसीना आ रहा है, बहुत मुश्किल हो जाता है आज। बिल्कुल ठीक है। तो ये जो इसी में एक दुबे जी की बात में एक चीज ऐड करना चाहूंगा। जी, उन्होंने बहुत ही बढ़िया डिस्टिंक्शन एक क्रिएट किया है कि फ्री रेवड़ियों से कैसे गरीबी और एक पूरा इको क्लस्टर ने क्रिएट कर दिया। इसमें एक बात बहुत जरूरी समझनी है कि क्योंकि कुछ लोग यहाँ पे फ्री रेवड़ियों को सपोर्ट करते हैं, क्योंकि ये बहुत जरूरी है, लेकिन आपको बताऊं एक्चुअल एक बेनिफिशियल स्कीम क्या होती है। हम जानते हैं कि मिड डे मील एक सबसे वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल सोशल स्कीम था। अब आप एक चीज देखिए कि मिड डे मील का एग्जैक्ट कॉन्सेप्ट क्या था कि हम फ्री फूड 1 टाइम प्रोवाइड करेंगे, जिसकी वजह से छोटे बच्चे स्कूल में आएंगे, एजुकेशन लेंगे, उनको न्यूट्रिशन प्राप्त होगा और इसे सर्व शिक्षा अभियान के तहत पूरी चीज काम होगी। लेकिन इसका इंटेंशन कुछ और था, बच्चों को स्कूल लाने की कोशिश थी। ये नहीं है कि उनको देने की थी या उससे प्रभाव पड़ेगा। सरकार की ये सोच थी कि कहीं ना कहीं अगर हम बच्चों को फ्री में यहाँ भोजन दें, अच्छा से अच्छा भोजन उपलब्ध करवाएं, तो बच्चा उससे प्रभावित होगा और बच्चा स्कूल आएगा। तो इससे क्या होगा कि हमारी जो शिक्षा दर है उससे बढ़ेगी। ये इंटेंशन था। एग्जैक्टली, दिस इज मल्टी टाइम। ये होता है एक प्रॉपर स्कीम, एक प्रॉपर, अगर इसको रेवड़ी कह दें, इसे होती है प्रॉपर एक फ्री स्कीम, क्योंकि ये मल्टी डायमेंशनल चीज को एड्रेस कर रही है। बिल्कुल। व्हिच इज एजुकेशन से रिलेटेड, व्हिच इज न्यूट्रिशन से रिलेटेड, और इवन ग्रामीण और रूरल एरियाज में बेटर स्टैंडिंग। 2 विचार है। जिसको योजनाओं का लाभ मिल रहा है वो इसको रेवड़ी कल्चर मानते ही नहीं है, लेकिन जिनको नहीं मिल रहा है वो तो इसको रेवड़ी कल्चर कह रहा है। और पुटिंग ये एग्जैक्टली वैसा ही चीज है कि एक जरूरतमंद व्यक्ति को, एक हम अगर एक किसी व्यक्ति को, क्योंकि हम देखते हैं कि अगर एक जरूरतमंद व्यक्ति सर्दी में उसको कंबल देना ज्यादा उचित है कि 100 रुपए देना उचित है, क्योंकि कंबल देना अगर उसको देंगे तो उसको बेटर बेनिफिट्स मिलेंगे, उसको एक्चुअल
पर्पस सर्व होगा, रादर देन गिविंग देम 100 रुपीज जो कि ऑन द पोर्शन ऑफ टाइम, क्योंकि हम राजीव गांधी के टाइम की चीज डिस्कस कर रहे थे कि करप्शन हो सकता है, ये हम एक निजी व्यक्ति अगर उसमें करते हैं, क्योंकि सरकार एक सोशलिस्टिक गवर्नमेंट है, ये ऑलवेज हम भूल जाते हैं कि बीइंग ऑन द स्टेचर, बीइंग ऑन एन इकोनॉमी, हम पूरी तरह से प्योर कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है, हम कैपिटलिस्ट सोशलिस्ट इकोनॉमी। ठीक है, एक सवाल मनीष से भी ले लेते हैं। मनीष कुमार जी, जिस प्रकार से ये गरीबी हटाओ पर बहस छिड़ी है, राहुल गांधी ने अपने दावे किए, प्रधानमंत्री मोदी ने अपने दावे किए, ये कोई नई बात नहीं है कि नेता गरीबी हटाने की बात कर रहा है या नारा दे रहा है, ये बहुत पुराना मसला है, गरीबी हटाने का बहुत पुराना नारा है। क्या सोचते हैं आप इस मुद्दे पर? देखिए मनीष जी, सबसे बड़ी बात यहाँ आती है गरीबी होती क्या है। लोग इसको जोड़ते हैं कि नहीं, अगर हमारा पेट भर गया तो गरीबी खत्म हो गई, या हमारे तन पे कपड़े आ गए तो गरीबी खत्म हो गई। ये 1971 की बात जब बता रहे हैं कि इंदिरा गांधी की उन्होंने कहा था गरीबी हटाओ, तो उसमें से जब पंचवर्षीय योजना आई थी उसको बाद में खत्म कर दिया गया। तो जो कोई भी सरकार जब 5 साल में अपना काम करती थी तो वो बताती थी कि उसने 5 साल में अपना क्या काम किया है, वो एक 5 साल का विजन डॉक्यूमेंट रखती थी। अभी जो मैनिफेस्टो आ रहे हैं उसमें सिर्फ वादे हो रहे हैं। जैसे कि मैं तत्काल अभी आके इस बात को करना चाहूंगा कि 5 तारीख को कांग्रेस ने अपना मैनिफेस्टो जारी कर दिया और बीजेपी ने अपना जारी नहीं किया। और इसके बाद अब इसके पूर्व 10 साल पहले जाते हैं, जिस तरह से उन्होंने कहा था कि सबसे बड़ी समस्या हमारे यहाँ पे रोजगार है, जैसा मोदी जी ने कहा कि 2014 में आए थे, बहुत बड़ी बहुमत से वो जीते थे। तो रोजगार की बात धीरे धीरे आके वो खत्म हो गई। उसके बाद जो उनकी जो रेवड़ी कल्चर थी या उनकी थी या और लोगों के साथ जुड़ी, वो धीरे धीरे जुड़ती गई और समय समय पे ये चीजें अपना रंग बदलती आ गई। जिस तरह अभी जोड़ा गया कि राहुल गांधी कह रहे हैं कि नहीं हम 8,000 देंगे, और जो महालक्ष्मी योजना के हिसाब से जो भारत की सबसे गरीब महिला होगी या उस तबके के लोग हैं उनको हम 1 लाख रुपए देंगे। तो उसके बाद एक तरफ मोदी जी आके ये बात कहते हैं, दोनों तरफ की बात लेके चल रहा हूँ, एक तरफ मोदी जी आके ये कहते हैं कि हम गरीबी से पार हो गए हैं, गरीबी से पार हो रहे हैं, हम 5वीं अर्थव्यवस्था बन गए हैं या बनने वाले हैं, अब हम तीसरे पे आने वाले हैं। जिस तरह से अगर टिप्पणी करते हैं, मैं बात करना चाहूँ कि अगर 80 करोड़ जनता आज भी 5 किलो अनाज पे डिपेंड है, तो आप किस बेस पे कह सकते हैं कि आप गरीबी से पार हो गए हैं। दूसरी चीज, अगर शिक्षा की हम बात कर लें तो आज से पहले यहाँ पे शिक्षा पे कोई टैक्स नहीं था, उन्होंने टैक्स लगाया। जिस तरह से मोदी सरकार कहती है कि हमने स्कूल कॉलेज को बनवाया, उसका कोई प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं देती है। उसके बाद भी अगर हम ये बात करें कि जब सारी व्यवस्थाएं हमारे भारत में डेवलप हो गई, गरीबी एक स्तर तक खत्म होने वाली है, तो अभी हाल ही के दिनों में कि 5 लाख लोगों ने भारत से पलायन किया, दूसरे कंट्री में जाके वहां की नागरिकता ली है और लोग पलायन करते जा रहे हैं। जब सारी सुविधाएं हमारे पास हैं और हम सक्षम होते जा रहे हैं, तो लोग पलायन क्यों कर रहे हैं? क्वेश्चन ये है। 80 करोड़ जनता एक राशन पे क्यों डिपेंड है? मनरेगा वाली जो बात आई थी, मनरेगा में रोजगार देने की बात की थी, उसमें भी वो बातें आके रुक गई कि नहीं, उनकी वो जो ऑथेंटिसिटी थी वो कहीं ना कहीं से डैमेज होती दिखाई पड़ रही है। उसके बाद जो भी सरकार, चाहे कोई भी सरकार हो, XYZ, जो भी मैनिफेस्टो लेके आती है वो किस तरह अपना काम करती है, इलेक्शन कमीशन को उस पे पैनी नजर रख के उस पे वो बात करनी चाहिए कि जो आप मैनिफेस्टो लेके आ रहे हैं, अगर आप इसको फुलफिल नहीं करते हैं तो इसके लिए क्या कार्रवाई होगी। दूसरी चीज कि जिस तरह से कोई भी सरकार आने से पहले बोल देती है कि हम शिक्षा पे काम करेंगे, इस पे काम करेंगे, तो उनका एक डाटा, एक खाका पहले तैयार होना चाहिए। मैनिफेस्टो आ गया, एक उसका भी तय होना चाहिए, जैसे पहले तय होता था कि 4 महीने पहले आपका मैनिफेस्टो आ जाना चाहिए। तो 4 महीने मैनिफेस्टो जब आएगा तो उस पर इलेक्शन कमीशन पूछ पाएगा कि आपने ये जो वादे किए हैं या घोषणा पत्र में चीजें दी हैं उसको फुलफिल करेंगे तो करेंगे कैसे। ठीक है, तो वो सब चीजों को एक यहाँ पे कहें कि जवाबदेही तय होनी चाहिए, बिल्कुल ठीक है, तब जाके कहीं जाके हम उसकी बात कर पाएंगे कि हम इससे पार हो पाएंगे। समस्या वहीं की वहीं पड़ी हो और हम बोलते हैं कि रोजगारी से हम बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है मनीष कुमार, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि एक तरीके हम पंचवर्षीय योजना लेके चले थे। पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य ये था हमारा कि हम अगले 5 साल के लिए हमारा क्या विजन रहेगा, हम लोगों को क्या सुविधाएं देंगे, देश में कितने इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करेंगे, हम शिक्षा के लिए क्या करेंगे, कृषि के लिए क्या करेंगे, स्वास्थ्य के लिए क्या करेंगे, ये तमाम बातों का जिक्र उसमें होता था और सरकार उस पर काम भी करती थी। दिनेश निगम जी, मैं इसी से जुड़ा हुआ सवाल करना चाहता हूँ। अगर हम गरीबी हटाओ के अगर थोड़े से फ्लैशबैक में चले जाते हैं तो गरीबी हटाने के लिए सबसे पहले 1867 में दादा भाई नेहरू ने इसकी शुरुआत की, उन्होंने इसकी कोशिश की। इसके बाद में सुभाष चंद्र बोस जी ने 1938 तक इस पर काम किया। दोनों जो महापुरुष हमारे इस देश में गरीबी हटाने के लिए प्रयास करते रहे, उसके लिए 1947 में जब हमारा देश आज़ाद हुआ तब इसमें बड़ी भयंकर तरीके से गरीबी आई कि 80% लोग इसमें गरीबी के दायरे में आ गए। जब हमारा संविधान बना और हमारे देश में पहली सरकार का
गठन हुआ तो तब पहली सरकारों ने अपना विजन डॉक्यूमेंट पेश किया, लेकिन अब क्या हो रहा है कि हमारे पास में कोई विजन डॉक्यूमेंट नहीं है। गरीबी हटाओ की बात पहले कही गई, अब भी कही जा रही है, लेकिन गरीब वहीं के वहीं हैं। देखिए क्या है कि मैंने पहले भी कहा और पहले भी मैंने आपको बताया कि सवाल तो ये है कि पहले आप ये बताइए कि आप गरीब मानते किसको हैं? एक पैमाना गरीब क्या है? गरीब की पैमाना क्या है? आप किसको गरीब मानते हैं? जो भूखा सो जाता है, जिसके पास पहनने के लिए कपड़े नहीं है, आप उसको गरीब मानते हैं? या आप उसको गरीब मानते हैं जिसको आप 5 किलो चावल 5 किलो गेहूं फ्री में दे रहे हैं, बिल्कुल। मकान भी फ्री में बना के दे रहे हैं आप, टॉयलेट के लिए आप उसको एडवांस पैसे भी दे रहे हैं, अदर बिजनेस के लिए 10,000 15,000 की स्कीमें चला रहे हैं कि वो ले ले, इसमें कोई टैक्स नहीं लगेगा, 3 साल की छूट दी जाएगी, सरकार भरेगी, आप उसको गरीब मान रहे हैं। पहले तो सरकारें ये तय करे, जो भी सरकार है नहीं, तय है तो या बिल्कुल। देखिए, विपक्ष जिस प्रकार से 5 कैटेगरी में सरकार ने बांटा, मैं आपको उस वक्त थोड़ा सा डेटा मैं भी लेके आया हूं। मैं आपको बता दूं कि भारत में 5 प्रकार के राशन कार्ड है। राशन कार्ड के हिसाब से देखिए, जो एक इंडेक्स बना होता है, मानक रहते हैं, राशन कार्ड के हिसाब से सरकार ने तय किया कि हम किसको गरीबी माने। प्राथमिकता में तो जो राशन कार्ड धारक है उसमें रहता है घरेलू प्राथमिकता में, यह उन परिवारों को दिया जाता है जो सरकार द्वारा निर्धारित जो पात्रता है मानदंड पूरा करते हैं, 5 किलो राशन इनको मिलता है। दूसरा है अंत्योदय अन्न योजना, इसमें होता है ए भाई जो राशन कार्ड धारी है उनको ये कार्ड उनको दिया जाता है जो 35 किलो का राशन लेते हैं। इसी प्रकार से हम देखें कि APL जो गरीबी रेखा से थोड़े ऊपर है, और एक और है BPL जो गरीबी रेखा के नीचे आते हैं, और इस प्रकार से ये राशन कार्ड सरकार द्वारा गरीबों को दिए जाते हैं। ये एक मानक गरीबी रेखा का सरकार ने तय किया है कि हम जो कार्ड दे रहे हैं लोगों को, उससे ये तय होगा कि ये व्यक्ति किस कैटेगरी में आएगा, ये गरीब है, अति गरीब है, या थोड़ा कम गरीब है, या उससे ज़्यादा गरीब है, या थोड़ा और ऊपर है। तो ये जो 5 राशन कार्ड सरकार ने जारी किए, इससे सरकार ने ये माना कि व्यक्ति कितना गरीब है। तो पैमाना है तो सही, कहाँ पैमाना नहीं है? नहीं पैमाना है, चलिए ठीक है, पैमाना आपने बता दिया, आपने पैमाना बताया कि 5 ही क्राइटेरिया के अंतर्गत जो लोग आएंगे राशन कार्ड। हाँ, एक मिनट, उसके अंतर्गत हम माने। सवाल ये है कि आपने जिस तरह से IPL और पीला राशन और नीला राशन कार्ड और ये जो आपने स्कीमें बनाई हैं, है ना, नीचे स्तर के लोगों को उसका लाभ मिले। सवाल ये है कि आज तक गवर्नमेंट ने जो स्कीम बनाती है, जो भी बनाती है, उसका सर्वे करा के आपने ये भी देखा कि वाकई क्या जो आवश्यक माने जो जिनको आवश्यकता है वो लोग इसका लाभ मिल भी रहा उनको कि नहीं मिल रहा। हकीकत ये है कि आज दावे के साथ कहता हूँ, आप पिछली सरकारों ने भी इस तरह से कई जो है जांच हुई और कई बार ऐसे प्रमाण हुए आए हैं कि माने आप कोई भी योजना बनती थी उसका सबसे ज्यादा जो लाभ मिलता था वो संपन्न लोग उठाते थे, उसके संपन्न लोगों ने उसका सबसे ज्यादा फायदा उठाया। जिसको मिलना चाहिए वो बेचारा कलेक्ट्रेट में आते जाते इतना परेशान हो जाता है कि वो जाना छोड़ देता है, क्योंकि उसको उसका लाभ नहीं मिल पाता, ना उसका राशन कार्ड बन पाता। आज अगर आप सर्वे करवाएं तो मुश्किल से अगर आपने 100% लोगों को इसका लाभ देना चाहा है तो 30% लोग ही उसका लाभ उठा पा रहे, 70% आज भी भटक रहे हैं। अगर आप उसी अनुसार जो है गरीबी का आंकलन करके उनको गरीब मानते हैं तो इसके मतलब फिर आपकी मंशा सही नहीं है। आप बताना नहीं चाहते कि असली गरीब कौन है और मरे में वाकई गरीबी की परिभाषा क्या है, आप ये नहीं बताना चाहते। सिर्फ आपने नियम कानून बता के राशन कार्ड बना करके और नियम वो बना करके आपने ये मान लिया इतने राशन कार्ड बने मतलब इतने गरीब है ना, आपके हिसाब से जैसा आप कह रहे हैं कि इतने राशन कार्ड बने मतलब इतने गरीब है। परिवार के हिसाब से भी डिफाइन किया गया है। मैं वही कह रहा हूँ 25 करोड़ परिवार, जैसे 27 करोड़ परिवार को बताया तो 27 करोड़ परिवार के हिसाब से ये आंकड़ा, जैसा कि मनीष जी ने बताया, देवदत्त दुबे जी ने बताया कि 80 करोड़ लोग होते हैं। लोग और परिवार दोनों को अलग अलग डिफाइन किया है सरकार ने। तो मैं आपसे वही कह रहा हूँ कि पहले तो ये सरकार को और विपक्ष को ये तो माने उसका वो परिभाषा अलग अलग करनी चाहिए ना कि आप गरीब मान किसको रहे। ये सिर्फ राशन कार्ड के अनुसार से थोड़ी गरीबी मान ली जाएगी। 80,000 करोड़ जो है जनता को आप राशन फ्री में दे रहे हैं, ये सरकार ही कह रही, ये हम और आप नहीं कह रहे। बिल्कुल सरकार कह रही, सरकार के आंकड़े कह रहे हैं कि अब अगर आप दे रहे हैं तो इसके मतलब कि आपके पास 80,000 करोड़ ही गरीब हैं इस देश में। 1.5 लाख करोड़ में जो है 80,000 गरीब है अगर आपके हिसाब से, है ना। तो सवाल ये है कि वो 80,000 करोड़ जो गरीब हैं, है ना, उनके लिए आपने जो योजनाएं चलाई, वो जो भी आपने क्रियान्वयन किए, जैसे अभी हमारे छोटे भतीजे ने मैंने बहुत अच्छी बात करी, लक्ष्मण जी ने बहुत बढ़िया टिप्पणी की, सक्सेना जी ने बहुत अच्छी बात करी, उन्होंने बहुत डिटेल में बताया बैंकों के बारे में। सवाल ये है कि आप जो करते हो
बताते तो भाषण देने के लिए तो बहुत सी चीजें मिल जाती हैं, लेकिन सवाल ये आप उसको स्पष्ट रूप से परिभाषित करके आम जनता के सामने ये भी तो बताओ, बिल्कुल ठीक है। प्रमाण भी तो रखो बिल्कुल कि ठीक नहीं है। हम जो कह रहे हैं वो ये प्रमाणित प्रत्यक्ष इसलिए प्रमाण होता है, बिल्कुल ठीक ये है। इसका ये प्रमाण है। बिल्कुल ठीक है है। ना, प्रकाश सवाल- सक्सेना जी मैं आपके पास में आना चाहूंगा। तो देखिए सर, थोड़ा सा कम समय बचा है, इसलिए मुझे प्रकाश सक्सेना सर से भी टिप्पणी लेनी पड़ेगी। दीनदयाल की यहाँ पर जिक्र छड़ा, दीनदयाल अंत्योदय योजना का। दूसरी तरफ हम मनरेगा की बात करें, मनरेगा में कहा गया कि अभी जो आंकड़ा मैं आपको रिसेंटली बताऊं कि 13 करोड़ परिवारों के पास में जॉब कार्ड है, जिसके तहत मनरेगा में कार्य दिया जाता है। और मनरेगा का उद्देश्य भी यही था कि ग्रामीण इलाकों के जो मजदूर लोग हैं, गांव के जो लोग हैं, गरीब जो लोग हैं, उनको काम मिलेगा, उनकी आर्थिक स्थिति ठीक होगी, वो गरीबी रेखा से ऊपर आएंगे। अंत्योदय योजना का उद्देश्य भी सरकार ये लेकर आई, मोदी सरकार ने अंत्योदय योजना की शुरुआत की तो उन्होंने ये उद्देश्य निकाला कि हम जो पंक्ति में अंतिम खड़ा व्यक्ति है उसको हम काम देंगे, इसके तहत हम तमाम योजनाओं का लाभ उसको देंगे। हो सकता है कि इसके माध्यम से उसकी गरीबी दूर हटे। इन दोनों को आप कैसे देखेंगे? और इसके थोड़ा सा मैं भी ये चाहूंगा कि इसके थोड़े से फ्लैशबैक में भी आप जाएं। देखिए, ये बहुत बड़ा विषय है, असल में डिबेट के लिए टाइम कम है। बिल्कुल क्योंकि ठीक जैसा दिनेश निगम जी ने भी कहा हाँ, कि करप्शन इसकी मूल जड़ है हाँ। सिखाया जाता है। मुझे खुद का एक बहुत पुराना आर्टिकल याद आ रहा है। मेरे उस समय संयोग से मनमोहन सरकार के खिलाफ लिखा था, भारत के अर्थशास्त्री। बिल्कुल बिल्कुल। तो क्या होता है, जैसे उस पे भी मैं आता हूँ, जैसे हमारे शरीर है, फंक्शनिंग ठीक रहेंगे, हम स्वस्थ रहेंगे। हमारे भी तरह तरह ग्लैंड है, थायराइड है, पेंक्रियाज वगैरह है। तो क्या होता है, ये हमारी रेगुलेटरी सिस्टम है हमारी बॉडी का। तो हम जो खा रहे हैं उससे सारे अवयव सब सही जगह पे जा रहे हैं या नहीं, चाहे उसको रेगुलाइज कर रहा है नहीं कर रहा। यदि वो सिस्टम काम करना बंद कर देगा तो कहीं हमारी तोंद निकल रही है, कहीं फैटी हो रहे हैं, कहीं एकदम मरियल हो रहे हैं, मतलब इस तरह की विकृतियां हमारे शरीर में पैदा होती हैं। तो हमारी अर्थव्यवस्था का जो रेगुलेटरी सिस्टम, हमारी एजेंसियां हैं जो अभी उन पे आरोप लग रहा है कि भेदभावपूर्ण कार्य कर रही हैं, और कई लोगों को जो बचाए तो उन पे अनुमति नहीं मिल रही उन पर चार्जशीट करने की। तो इसलिए ये बीमारी ज्यादा बढ़ रही है। बिल्कुल। अब हम आ जाए मनरेगा, और उस पे आने से पहले एक छोटी सी चीज और बोल दूं कि पहले हम ये समझ, रघुराम राजन जी ने कहा था कि हमारे देश में सेकेंडरी लेवल तक अर्थशास्त्र की पढ़ाई अनिवार्य होना चाहिए। बिल्कुल। यदि वो अनिवार्य होगी तो हम राजनीति को बहुत अच्छे से समझ पाएंगे कि कौन सा नेता हमें मूर्ख बना रहा है, कौन सा सही बात कर रहा है। सब्जेक्ट है लेकिन अनिवार्य नहीं है। हाँ, अब अर्थशास्त्र के बेसिक चीज पे कि महंगाई है क्या, कि हम यदि देखें सन 40 में 10 रुपए महीने में घर का खर्च पूरे परिवार का चल जाता था आराम उससे से। 20 साल बाद आ जाओ 60 में 10 का 10 गुना 100 रुपए महीने में खर्च चल जाता था। 60 से आप 80 में आएंगे तो उसका 10 गुना, यानी कि 1000 रुपए में, 1000 रुपए में। और 80 से 2000 में आएंगे तो 10,000 रुपए एवरेज खर्च होता था। उस हिसाब से 20 तक आते हुए 1 लाख रुपए महीना आवश्यकता है परिवार में ढंग से परिवार को पालन पोषण के लिए। आज क्या हो रहा है कि जो आउटसोर्स का सिस्टम, लेकिन बेहतर स्थिति के लिए फिर भी नहीं, बेहतर स्थिति के लिए नहीं है, फिर भी नहीं, पर कम से कम इतना तो चाहिए कि परिवार पाल सके। आज आउटसोर्स का जो सिस्टम सरकार ले आई है, नौकरियां खत्म कर रही है, क्या पैकेज है उनका? 5-7 हजार रुपए से 20-25 हजार, और आईटी सेक्टर के लोगों को लाख रुपए के आसपास जा रही है। ये भी आंकड़े आ चुके हैं। तो अर्थव्यवस्था विकृति की स्थिति में पहली चीज है। अब मनरेगा पे और अंत्योदय योजना क्या है कि अंतिम व्यक्ति तक लाभ पहुंचे। आपने जैसा दुबे जी ने बताया, आयुष्मान कार्ड में तो सीएजी की रिपोर्ट है घोटाले की। बिल्कुल ठीक है। तो जो योजनाओं का लाभ आंकड़ों से आप जीत रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं, वो आंकड़े ऑथेंटिक नहीं है। अब मनरेगा मनमोहन सिंह जी प्रकांड अर्थशास्त्री, जिन्होंने देश को बहुत बड़े संकट से 91 से निकाला। बिल्कुल, जब वैश्वीकरण हुआ, जैसा हाँ, कि तो अब उन्होंने, जब विश्व में आर्थिक मंदी चल रही थी, तो उन्होंने बाजार में लिक्विडिटी रहे, तरलता रहे मुद्रा की, और अब हमारे अर्थव्यवस्था सुचारू रूप से चले तो उन्होंने सैलरीज बढ़ाई थी। और दूसरा काम किया था, मनरेगा स्कीम लाए थे। मनरेगा स्कीम में 2 लाभ थे, सिर्फ काम देना नहीं, उन श्रमिकों, जो ग्रामीण श्रमिक जो थे, उनको अपनी फसल असल के काम के अलावा 100 दिन के काम की गारंटी दी थी। बिल्कुल। उस काम से गांव का विकास था, उसके साथ विकास भी जुड़ा हुआ था कि आप वहाँ तालाब बनवा लो, वहाँ की सड़कें बनवा लो, वहाँ की और भी जो योजना है उनमें उनका काम लो। लेकिन उनमें भयानक भ्रष्टाचार हुआ, बदनाम मनमोहन सिंह हुए। उस योजना को लागू सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं करती थी, स्टेट गवर्नमेंट करती थी। यहाँ आज भी पेंडिंग पड़े हैं उसके जांचें,
मनरेगा के घोटालों की, जेसीबी से काम करा रहे। भाई हाथों काम दिया था कि तुम गड्ढे करना, हाथों से करवाओ मजदूरों से, लेकिन जेसीबी से करवाया, फर्जी मर्सल रोड बने और भुगतान हो गया। भुगतान हो जाता है आज भी। बिल्कुल दुरुपयोग निचले स्तर पे हुआ है। योजना बहुत अच्छी थी, उसका उद्देश्य था कि वो जो ग्रामीण जब उनकी जेब में पैसा आए तो बाजार में जाएंगे तो दुकानदार की सेल बढ़ेगी, ऐसे पूरा एक चेन होती है अर्थव्यवस्था की, वो चलती थी। बिल्कुल मूल यदि हम जड़ में जाएं तो करप्शन मूल जड़ है जो सबको अपने स्थान तक उसके लाभ, योजनाओं का लाभ पहुंचने नहीं दे रही। बिल्कुल ठीक है। अंतिम टिप्पणी देवदत्त दुबे जी मैं आपसे चाहूंगा सर, चूंकि समय का अभाव है, शॉर्ट टाइम में सर आप अंतिम टिप्पणी दीजिए। आंकड़ों से हट जाएं या हकीकत से हट जाएं, दावों से हट जाएं, वादों से हट जाएं, या नेताओं के जो अभी घोषणा पत्र है उनसे हट जाएं। एक प्रैक्टिकली अगर हम बात करें, शॉर्ट में बात रखिएगा कि हमको कहाँ काम करने की जरूरत है, गरीबी कैसे हटेगी, चंद शब्दों में। बिल्कुल, भारत की हमें जो पुरातन पद्धति उसको समझ के जल जंगल और जमीन पर काम करके ही हम गरीबी को हटा सकते हैं। जैसे हमारे ऋषि मुनियों ने पहले जो परिवारों ने जीवन जिया है उसको जी सकते हैं हम। पश्चिमी देशों की नकल करके गरीबी को नहीं हटा सकते, केवल एक मेकअप करके दिखा सकते हैं कि हम ठीक ठाक हैं, और अंदर से खोखलापन रहेगा। इसके लिए ज़रूरी है कि हम भारत की आत्मा को समझें, भारत की प्रकृति को समझें और उसके अनुसार योजनाएं बनाएं। बिल्कुल ठीक है। चूंकि समय का अभाव है तो इस पूरी परिचर्चा को हमको यहीं रोकना पड़ेगा। तो गरीबी की बात उठी है, मुफलिसी की बात उठी है, तो ये बात दूर तलक जाए तभी इस पर हम काम कर सकेंगे। वादों और दावों की अगर हकीकत पर हम जाएं तो आंकड़े कुछ कहते हैं, हकीकत कुछ कहती है। ज़मीन पर अगर हम गरीबी की बात करें तो कुछ हकीकत कुछ और ही है। गरीबी हटाओ का नारा भारत में आया, लेकिन गरीबी हटी नहीं बल्कि गरीब ही हट गए। देखते हैं कि ये जब बात उठी है तो कितनी दूर तलक जाएगी। फिलहाल देश न्यूज़ के खास कार्यक्रम में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त, और आप सभी मेहमान हमारे साथ में जुड़े आप सभी का बहुत शुक्रिया। नमस्कार, देखते रहिए देश न्यूज़।